है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है। एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड अंडरटेकिंग है टू डिलीवर डिजायर्ड रिजल्ट्स विद इन स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स जो आपसे डिजायर की गई, आपसे रिक्वायर की गई हैं, ये एक आउटकम होता है। और प्रोडक्ट और स्पेसिफिकेशन जो है वो सेट करते हैं जिनके लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वो, और ये एक स्पेसिफिक टाइम में करना होता है और स्पेसिफिक बजटरी लिमिट्स होती हैं, इसलिए हमने बजट में रहते हुए कैरी आउट करने होते हैं प्रोजेक्ट्स। जिन्होंने हैंड रेज किए हैं काइंडली आप अपना क्वेश्चन पोज करें अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो। 2 पीपल जो है वो हैंड रेज कर रहे हैं। सोहेल साहब, वकास साहब का थोड़ा सा इशू आ रहा है उनकी तरफ से कनेक्टिविटी का, अच्छा, इसीलिए वो जो है हैंड रेज किया हुआ है, वो उसको सॉल्व करवाते हैं हम। आप प्लीज कंटिन्यू करें। ऑलराइट ऑलराइट। मैनेजमेंट क्या होती है? अब हमने प्रोजेक्ट के बारे में देख लिया कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड अंडरटेकिंग है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द स्पॉन्सर्स ऑफ द प्रोजेक्ट या सीनियर मैनेजमेंट के दरमियान। हमने एक डिजायर्ड रिजल्ट डिलीवर करना होता है या आउटकम डिलीवर करना होता है बजटरी लिमिट्स में रहते हुए और स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के अंदर। मैनेजमेंट क्या है? ये साइंस और आर्ट है टू सेटिंग गोल्स और अचीविंग गोल्स थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। इन चीजों की मदद से हम सेट करते हैं अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और फिर इन ऑर्गेनाइज और प्लान करके और मॉनिटर करके और कंट्रोल और डायरेक्ट करके हम उसको रिजल्ट्स को अचीव करने की, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स और टेक्निक्स टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी कि इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंटली, मतलब हमने कम से कम टाइम में करना है और वही रिजल्ट डिलीवर करने जो हमें रिक्वायर्ड है। और इट्स ए स्ट्रेटेजिक competency for organization enabling them to tie project results to business goals and thus better compete in their market। यानी अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंट लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे तो उससे क्या होगा कि हमें एक कम्पिटिटिव एज मिलेगा, हमें एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी कि हम बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे दूसरों की निस्बत मार्केट में। तो अगर मैं समराइज करूं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली एक आर्ट है लोगों से काम करवाने का और डिजायर्ड रिजल्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का ये रोल होता है कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एट ए टाइम हैंडल कर रहा होता है, डील कर रहा होता है। अगर उसके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स और टूल्स और टेक्निक्स ना हो जो उसने यूज करनी होती हैं तो उससे ये हो सकता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिले हो सकते हैं, क्वालिटी में इश्यूज आ सकते हैं प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स की। तो ये बेसिकली हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही करते हैं, हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि हम सही तरह से रिजल्ट्स डिलीवर करें टू अदर बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज भी है, उसमें पीपल भी शामिल, उसमें दूसरे रिसोर्सेज भी शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों हम करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है। देखिए, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हो, हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें इनकर होते हैं। और मेनली क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो मेनली हम अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होगी जिसमें प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता होगा हमें, या जिसमें ये कहें कि अपॉर्चुनिटीज ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये दोनों चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर इंडिविजुअल की लाइफ में आती रहती हैं। तो मेनली हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसीलिए करते हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके भी अपनी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बेहतर करनी होती है, और अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करके भी हमने अपनी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बेहतर करनी होती है, या रिजल्ट्स अचीव करने होते हैं, या गोल्स अचीव करने होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फिर तब हम स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी होगी, या हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, नई चीज बना रहे हैं, या हम कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम अपना सिस्टम या वे ऑफ वर्किंग चेंज कर रहे हैं, या कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाह रहे हैं, उस वक्त हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगी और हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे। इन चीजों के लिए हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी पड़ती है।
ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का डाटा 2018 की पब्लिकेशन कुछ और चीजें जो इम्पोर्टेंस को वाजे करेंगी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें क्यों करनी होती है, क्या जरूरत पड़ती है हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखें, जो ये यूएसए का डाटा है, कह रहे हैं कि 9.9% ऑफ डॉलर, यानी हर डॉलर का 9.9% जो है वो वेस्ट हो जाता है पुअर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की वजह से। तो अगर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग अच्छी करें, सब लोग अच्छी करें, तो उससे ये होगा कि कॉस्ट सेव होगी, जो डॉलर वेस्ट हो रहे हैं, जो कैश वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट नहीं होगा पुअर प्लानिंग की वजह से। दूसरा पॉइंट ये है कि 32% बजट जो है वो लॉस हो जाता है जब प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। फेल क्यों होते हैं? पुअर प्लानिंग की वजह से, टूल्स अप्लाई ना करने की वजह से। जब प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं तो बजट आधे से 1/3 का बजट जो है वो लॉस हो जाता है। अब 39% प्रोजेक्ट्स फेल क्यों होते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशंस की प्रायोरिटीज चेंज होने की वजह से फेल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने साल के स्टार्ट में अलाइन किया, एग्री किया मैनेजमेंट के साथ कि हमने कॉस्ट सेविंग का प्रोजेक्ट करना है एक, लेकिन क्या हुआ कि क्वालिटी की प्रायोरिटी आ गई आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर, और आप अभी प्रोजेक्ट अपना कर रहे थे, डाटा एनालिसिस कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो प्रायोरिटीज ऐसी आ गई कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एक नए स्टैंडर्ड पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज चेंज होने की वजह से हमें कॉस्ट स्पेंड करना पड़ जाती है। तो सेव तो हमने जो करनी थी वो नहीं हुई, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेंड हो गई क्वालिटी इंप्रूव करने की वजह से। ये प्रायोरिटीज ऐसे चेंज होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस में, तो उससे ये होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं, और 39% प्रोजेक्ट्स इस वजह से फेल होते हैं। अब अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी की होगी, हमने पहले इन चीजों को केटर किया होगा, वो प्लान में इनकॉर्पोरेट की होंगी, तो फिर हमारे प्रोजेक्ट्स फेल नहीं होंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब 52% जो कंप्लीट होते हैं प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या एक्सपीरियंस किया जाता है? स्कोप करीब, हाई स्कोप करीब एक्सपीरियंस किया जाता है। यानी तकरीबन आप 5 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट एक साल में करते हैं, तो उसमें से आधे प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिसका कंसिडरेबली स्कोप चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट। जो स्कोप चेंज होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं उसमें कुछ और चीजें आती हैं जिनको हमें अकाउंट फॉर करना पड़ता है, और उसके लिए हमें प्रोजेक्ट जो है वो उसका स्कोप चेंज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है या कम करना पड़ता है अपने रिजल्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो ये तकरीबन हाफ हाफ ऑफ दी प्रोजेक्ट्स जो है उनका चेंज करना पड़ जाता है, और अगर हमने इसको अच्छे तरीके से प्लानिंग की होगी तो हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फिर नए स्कोप के साथ भी प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स डिलीवर कर सकेंगे, रिजल्ट्स डिलीवर कर सकेंगे। 68% ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर देती हैं। आउटसोर्स करने का क्या मतलब है कि वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट प्रोफेशनल जो है वो एक्सटर्नली अचीव हासिल करते हैं या बाहर से हायर करते हैं और उनसे प्रोजेक्ट करवाते हैं। उसके बड़े डिसएडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एक तो ये है कि कॉस्ट जो है वो ज्यादा स्पेंड करनी पड़ती है। अपने रिसोर्सेज अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में केपेबल हों तो वो आपको डिलीवर कर सकते हैं बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि वो ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं अपने प्रोसेसेस को, क्योंकि उनके पास ज्यादा बेहतर नॉलेज है, स्किल है, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा ये है कि उन पे आपकी कॉस्ट भी कम लगती है। तीसरी बात यह है कि आफ्टर प्रोजेक्ट्स अगर कोई चेंजेस आती हैं तो वो आपको बेटर हेल्प कर सकते हैं, बेटर लाइन कर सकते हैं जो आपके इंटरनल रिसोर्सेज हैं। लेकिन आप अगर आउटसोर्स करते हैं तो वो कोई भी ऐसा नहीं होगा इंडिविजुअल जो आपको बाद में हेल्प करे। अगर वो हेल्प करेंगे तो फिर उसके एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। हर दफा जब आप प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस लेके आएंगे उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और दूसरा ये है कि उन्हें उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके प्रोसेसेस की नहीं होगी जो आपके इंटरनल रिसोर्सेज की होगी। तो ये इन सारी चीजों को केटर करने के लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं और लर्न करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं जो हमने सीखने होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट्स, किस चीज को हम प्रोजेक्ट कहेंगे, किस मतलब उसके क्या फीचर्स या क्या किन से हमें पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट है। देखिए, हर प्रोजेक्ट की एक बिगनिंग और एक एंड होता है। मतलब वो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक उसका एंड पॉइंट होता है। और दूसरी बात ये है कि ये इसके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। एक सर्टेन बजट होता है, सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर हमने कंप्लीट करना होता है। हमारे पास लोगों की भी एक लिमिटेड नंबर होता है। तो ये रिसोर्सेज इसके लिमिटेड होते हैं, उसके अंदर हमने प्लानिंग करनी होती है, सारी चीजें डिलीवर करनी होती हैं।
ये एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड मेथड है प्रोजेक्ट, जिससे हमने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव करने होते हैं उस क्वालिटी के साथ जो क्वालिटी हमारी मैनेजमेंट को या स्टेक होल्डर्स को चाहिए होती है, जिनके लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। और हर प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोसेस फॉलो करता है, एक यूनिक प्रोजेक्ट होता है, मतलब उसमें हम एक नया काम कर रहे होते हैं। ये नहीं है जो रूटीन में हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रोजेक्ट नहीं होता। रूटीन में हमारा जो काम होता है वो उसको हम ऑपरेशन या प्रोग्राम कहते हैं। वो एक साइक्लिक होता है, वो डे टू डे हम डेली कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे। लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो एक दफा स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है, वो यूनिक होता है। और मोस्टली हम इसमें चेंज कर रहे होते हैं, कोई सिस्टम चेंज कर रहे होते हैं, कोई वे ऑफ वर्किंग चेंज कर रहे होते हैं, कोई प्रोसेस चेंज कर रहे होते हैं जब भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन या स्टैंडर्ड्स चेंज कर रहे होते हैं जब भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन करेक्टरिस्टिक्स को देख के ये हमें आइडिया होता है कि प्रोग्राम या ऑपरेशन जो हमारा रूटीन वर्क होता है या जो साइक्लिक प्रोसेस होता है जो हम रूटीन में करते रहते हैं, उससे हमारे प्रोजेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। प्रोग्राम और ऑपरेशन एक डिफरेंट चीज है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक डिफरेंट चीज है। और देखिए, जब हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो एक चेंज लेके आते हैं। अब वो चेंज चाहे बेहतरी के लिए ही क्यों ना हो, हमारे लोगों की या हमारे प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट्स के लिए ही क्यों ना हो, ये आसान नहीं होता, क्योंकि लोग एक कंफर्ट जोन में होते हैं, एक अपने मतलब तरीके से काम कर रहे होते हैं, और हम प्रोजेक्ट करके उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो चाहे वो चेंज अच्छे के लिए ही क्यों ना हो, हम उन्हें बुरी सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन में ही क्यों ना लाना चाह रहे हो, ये एक इनकन्वीनियंट प्रोसेस होता है। इसमें मुश्किलात आती हैं, इसमें हमें मतलब टफ टाइम फेस करना पड़ता है। चेंज कर्व जो है उसमें सबसे पहले अवेयरनेस आती है, फिर उसमें डिक्लाइन फेज आता है, लोग उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है उन्हें। तो ये इसलिए हमें इसको अच्छे तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स को और चेंज को, ताकि हमें आगे ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने जो फ्रेमवर्क डिफाइन किया हुआ है, 5 इसके एलिमेंट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो हम फॉलो करते हैं या जिनको हमने एग्जीक्यूट करना होता है। इसमें एक एंटरिंग फेज होता है प्रोजेक्ट का, जहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं हम कुछ इनपुट्स को यूज करते हुए। फिर ये एक साइक्लिक प्रोसेस में हम एंटर हो जाते हैं। इसमें 4 चीजें हैं, एक प्लानिंग है और एक क्लोजिंग प्रोसेस है प्रोजेक्ट का, एक एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है और एक इनिशिएटिंग है। और इन चारों प्रोसेसेस के साथ साथ हमने मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करनी होती है। सारी चीजों की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करनी होती है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। और फिर हर प्रोजेक्ट इस साइकिल में आता है, वो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के होती रहती है उसकी, और वो कंप्लीट होके एग्जिट फेज में आ जाता है और एंड हो जाता है प्रोजेक्ट का। ये इसलिए साइकिल में कोई रैंडम दी हुई है सीक्वेंस, इसमें ये नहीं है कि प्लानिंग पहले हो फिर एग्जीक्यूटिंग हो फिर क्लोजिंग हो, क्योंकि ये एक साइकिल है। ये हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट स्टेज पे होगा। कोई प्रोजेक्ट क्लोजिंग में आ रहा होगा, शामिल हो रहा होगा, कोई प्लानिंग फेज में होगा, कोई एग्जीक्यूटिंग में होगा, और दरमियान में प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा और मॉनिटर कर रहा होगा और कंट्रोल कर रहा होगा। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का डिफरेंट स्टेजेस पे वो उनको कंट्रोल कर रहा होगा। वो कोई प्लानिंग में भी हो सकते हैं, कोई क्लोजिंग स्टेज पे हो सकते हैं, कोई एग्जीक्यूशन फेज में हो सकते हैं, और कोई इनिशिएशन लेवल पे हो सकते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस और ये फ्रेमवर्क जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया हुआ है, और इसको फॉलो करते हैं प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए। अब इसका थोड़ा सा उन्होंने, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा डिटेल भी दी हुई है कि हम फिर प्लानिंग में क्या करते हैं। देखें, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एग्जाम लेता है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन है, उसके लिए जो नॉलेज या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, वो ये स्किल्स हैं कि उनको स्टेक होल्डर्स की मैनेजमेंट आनी चाहिए। क्योंकि स्टेक होल्डर्स को अलाइन किए बगैर और उनको एग्जीक्यूट हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक हम स्टेक होल्डर्स को अलाइन ना करें, क्योंकि वो रोड ब्लॉक्स को रिमूव करते हैं हमारे लिए, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करते हैं विद द स्ट्रेटजी और जो मेजर गोल्स होते हैं उनके साथ। तो ये स्टेक होल्डर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये करना आना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर को। इसके बाद उनको इंटीग्रेशन आनी चाहिए कि हम प्रोजेक्ट की जो चार्टर है, उसका प्लान है, उसके गोल्स हैं, उसके मेजर परफॉर्मेंस हैं,
ये कैसे हम अलाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने एक्चुअल गोल्स के साथ जो हमने अचीव करने, वो उनको आनी चाहिए। स्कोप उनको डेवलप करना, डिफाइन करना आना चाहिए कि कौन से स्कोप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका प्रोसेस फ्लो क्या होगा, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें उनको आनी चाहिए। हम इनको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे सबको। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट उनको आनी चाहिए कि प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग कैसे करते हैं, एक्टिविटीज कैसे डिफाइन होती हैं और बजटिंग कैसे करते हैं, कॉस्ट का उन्हें पता होना चाहिए, क्वालिटी की डिटेल्स उन्हें पता होनी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स कैसे हमने डिलीवर करनी होती है या मैनेज करनी होती है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, टीम मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, रिसोर्सेज कैसे अलाइन करने हैं, टीम कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसी टीम होनी चाहिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टीम, और वो एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसके पास स्किल्स और टूल्स होंगे वो कैसे कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करेगा ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल होती है कंप्लीशन ऑफ टास्क्स के लिए। प्रोक्योर करना आना चाहिए उसे कि हमने बहुत सारी चीजें प्रोक्योर करनी होती हैं, रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने होते हैं जब हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, तो प्रोक्योरमेंट का उसे पता होना चाहिए किसी हद तक। रिस्क मैनेजमेंट उसे आनी चाहिए कि प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के दौरान हम इवेलुएट कर सकें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, उसके मुताबिक उनका मिटिगेशन प्लान बना सकें। ये वो कॉम्पिटेंसीज हैं जिनके अराउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का कोर्स रिवॉल्व करता है। हम इन सारी कॉम्पिटेंसीज को इतनी डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे जितने डिटेल के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का कोर्स हमें रिक्वायर करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि 35 आवर्स मिनिमम ट्रेनिंग होनी चाहिए इन कॉम्पिटेंसीज के ऊपर लोगों की, तो फिर वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं अच्छे से प्रोजेक्ट्स को। लेकिन जो टूल्स और टेक्निक्स यूज होती हैं इन सारी चीजों के लिए, जो मतलब फंडामेंटल्स हैं और जो टूल्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं आपको कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्कोप कैसे डिफाइन करना है, कॉस्ट कैसे मैनेज करनी है, उनके डिटेल से हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे आज के सेशन में। यह है तो हमारा ये 3 घंटे का सेशन, लेकिन इसमें आपको मैं सारे ऐसे टूल्स बता दूंगा जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रही हैं अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लान करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो हम डिटेल से देख लेंगे आज ही। अच्छा, हमने अब तक जितनी डिस्कशन की है उसमें 3 चीजें की फोकस एरियाज हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे लिए। वो ये हैं कि प्रोजेक्ट का बजट या कॉस्ट होती है, उसमें मैनेज करना होता है हमें सारा कुछ, उसका एक स्केड्यूल या टाइम लाइन होती है जिसमें हमने सारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को क्लोज या कंप्लीट करना होता है, और उसकी एक क्वालिटी होती है, मतलब हमें एक रिजल्ट्स जो हमने डिलीवर करने होते हैं या प्रोजेक्ट का आउटकम डिलीवर करना होता है या उसका आउटपुट होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी हमने मेंटेन करनी होती है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टोटल उनके फोकस एरियाज ये 3 ही है मेनली, लेकिन ये है कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो बजट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्केड्यूल है या क्वालिटी है? ये क्वेश्चन मैं आपकी तरफ पुट करूंगा कि आप इसको इवेलुएट करें, आप सोचें इस पे कि कौन सी चीज इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। आप क्या समझते हैं? ये आपका मैं लेना चाहता हूँ ओपिनियन, और आप मुझे ड्यूरिंग दिस सेशन या एट द एंड ऑफ दिस सेशन इसके बारे में बताएंगे। देखिए, प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर आप कोई इंडिविजुअल हैं या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं, आपके लिए डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एज ए इंडिविजुअल आप देखें, आपने एक प्लॉट खरीदना है, वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट हो सकता है। एक घर बनाना है, वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। आप एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। आप फैमिली कार लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट है एज एन इंडिविजुअल, आप इसको एक प्रोजेक्ट। ये सारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं, यूनिक चीजें हैं, और ये है कि ये हर बार बार होने वाली चीज नहीं है। ये सारी चीजें ये है कि आप एक लैंड, एक प्लॉट खरीदेंगे तो वो एक ही दफा खरीदेंगे, वही प्लॉट आप बार बार नहीं खरीद सकते। तो इसके बाद ये है कि वर्क से रिलेटेड कौन से प्लान्स हो सकते हैं? वर्क से रिलेटेड ये प्लान्स हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पे
आप एक वॉलेंट्री काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर कायम करना चाहते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज में होता है, कुछ मोहलिक डिजीजेस के अगेंस्ट वो कैंप कायम करते हैं और उनकी काउंसलिंग और टेस्टिंग करते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके कि वो डिजीज से बच सकें। आप एक नया मोबाइल नेटवर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी मोबाइल कंपनी है या नेटवर्क कंपनी है, तो आप एक नया नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट होगा। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंशियल सिस्टम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, मतलब एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके लिए प्रोजेक्ट होगा। आप एक नया डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल एचआर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप एक ऑपरेशनल एक्सीलेंस का सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट या परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन का डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारे आपके लिए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। तो क्या मकसद क्या हुआ इसका? ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट, हम कोई चीज जब चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हमारे लिए एक सोर्स है, एक व्हीकल है, एक मीन है जिसको हम एडॉप्ट करके फॉलो करके या उस पे सवार होके हमने ये चेंज अचीव करना है या हमने वो चीज एग्जीक्यूट करनी है जो हमने करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अबाउट हाउ वी ब्रिंग द चेंज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन और इन आवर लाइव्स। हम अपनी जिंदगी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किस तरीके से ला सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज करते हुए ला सकते हैं। ये एक व्हीकल फॉर चेंज हो सकती है। अच्छा, अब ये है कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ किस किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं या किस किस्म की चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस में या लाइफ में हमारे आती रहती हैं, उनके लिए हम किस किस्म के प्रोजेक्ट्स करते हैं। देखें, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, अगर मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज ज्यादा रैपिड पेस से आ रहा हो, तो जो प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं वो R&D प्रोजेक्ट्स होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज लाना चाहते हैं तो हमें रिसर्च एंड डेवलप इसको दो, इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स है, इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। एक ये कि कौन से प्रोजेक्ट्स हम करें तो उसके लिए किस किस्म का चेंज आएगा, एक ये एंगल है। दूसरा ये है कि किस किस्म का चेंज हमारे कल्चर में आ रहा होगा तो हमें किस किस्म के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए या किस किस्म का फोकस रखना चाहिए। इन दोनों एंगल से इस मैट्रिक्स को देखा जा सकता है। अगर मैं एक एंगल से बात करूं, अब ये वो एंगल है कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो हमें कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, हमें R&D के प्रोजेक्ट्स ज्यादा करने चाहिए। अगर हमारे कस्टमर्स या स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं और टेक्नोलॉजी में चेंज इतना नहीं हो रहा, तो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमें कौन से प्रोजेक्ट ज्यादा करने चाहिए, हमें बिजनेस प्रोजेक्ट्स ज्यादा करने चाहिए। क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं या कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, उसके लिए हमें बिजनेस प्रोजेक्ट्स करके अपनी चीजों को, अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब ये है कि अगर टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स भी तेजी से चेंज हो रही हैं, तो उसके लिए हमें IT के प्रोजेक्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे जिससे हमारी टेक्नोलॉजी भी बेहतर हो और हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाए, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो जाए। तो ये मैट्रिक्स बेसिकली हमारी हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करें हमारी हमारा जो कल्चर है वो कैसे चेंज हो रहा है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारी कैसे चेंज हो रही है और हम किस किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस्म के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की जरूरत है और हम कर किस तरह के रहे हैं। ये इस मैट्रिक्स में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी में भी चेंज नहीं आ रहा, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स भी नहीं चेंज हो रही, तो फिर हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, हम